नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली चुनाव के नतीजों की, दिल्ली में आपकी हार के बड़े कारण की, जानेंगे यूपी में मिल्कीपुर सीट पर किसे मिली जीत, दिल्ली के नतीजों से बिहार एनडीए में क्यों शुरू हुई खटपट, देखेंगे उद्धव ठाकरे ने क्यों दी शिंदे और बीजेपी को चुनौती, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाकुंभ में दो सीएम भजन लाल और मोहन यादव ने एक साथ लगाई डुबकी। वीकेंड पर 12 किलोमीटर पहले रोक रही गाड़ी, श्रद्धालु बोले पैदल बहुत चलना पड़ रहा। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बड़ा दावा, बोली मैं और मां नजरबंद, दरवाजों पर तालों की तस्वीरें की पोस्ट, लिखा चुनाव के बाद भी कुछ नहीं बदला। तमिलनाडु की ईरोड ईस्ट सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए सामने। डीएमके के वीसी चंद्रकुमार ने 90,000 से ज्यादा वोटों से दर्ज की जीत। जमात इस्लामी हिंद ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार को दी वार्निंग, बोले देश के लिए ठीक नहीं होगा, बिल को बताया धार्मिक स्वतंत्रता का हनन। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया। 26 साल से सत्ता से बाहर रही बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। नतीजों में आपके दिग्गज चेहरों को मात मिली है। हार जीत को लेकर तस्वीर साफ होते ही सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं के भी बयान सामने आने लगे। तो क्या रहा दिल्ली चुनाव नतीजों को लेकर राज्य का घटनाक्रम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको करारा झटका लगा है। पार्टी के हाथ से दिल्ली की सत्ता फिसल गई है और 26 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में वापसी कर ली है। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। ये लगातार तीसरा मौका है जब किसी तीसरी पार्टी या अन्य के हिस्से कोई सीट नहीं आई। दिल्ली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 36 है, यानी बीजेपी को बहुमत से 12 सीटें ज्यादा मिली है। सबसे बड़ी बात तो ये कि कथित शराब घोटाला, जिसे आपकी हार का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, उसे लेकर जेल जाने वाले आप चीफ अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोनों ही चुनाव हार गए। केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 4000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया, तो मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट पर हार मिली। इस सीट पर बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह ने 600 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। आपके जो दिग्गज नेता चुनाव हार गए, उसमें सौरभ भारद्वाज, राखी बिडला, सत्येंद्र जैन, अवध ओझा का भी नाम शामिल है। आतिशी और गोपाल रॉय जरूर जीतने में कामयाब रहे। आतिशी तो काफी समय तक बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से पीछे रही, लेकिन आखिर के 2 राउंड में वो आगे निकल गई। बीजेपी के जो दिग्गज नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहे, उसमें नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट, मोतीनगर के पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता का नाम शामिल है। चुनाव परिणाम सामने आते ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि वे लोगों के फैसले को विनम्रता पूर्वक और सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का फैसला सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं को शानदार चुनाव लड़ने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके लिए जनता की सेवा की जा सके। दिल्ली में आपकी हार और बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे के कारण आपको भी दिखाई दे रहे हैं। अगर दिल्ली में कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन हो जाता तो परिणाम भी बदल जाते, यानी जो गलती कांग्रेस ने हरियाणा में की, उसे ही आपने दिल्ली में कर दिया। आपसी लड़ाई और आप नेताओं की छवि पर लगे दाग ने दिल्ली की सत्ता में बड़ा बदलाव कर दिया। तो क्यों दिल्ली में मिली आपको हार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन इस हार के लिए आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होने को सबसे बड़ा कारण मान रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% वोट मिला तो आपको 44%, जबकि कांग्रेस को 6.3% वोट मिला। अगर आप और कांग्रेस में गठबंधन हो जाता तो दोनों का वोट शेयर 50% से भी ज्यादा हो जाता और इंडिया गठबंधन आसानी से बीजेपी को हरा देता। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आपसी लड़ाई को हार का कारण बताया, तो संजय राउत ने भी गठबंधन नहीं होने को हार का कारण बताया। इस बीच दिल्ली का सचिवालय सील कर दिया गया है। दिल्ली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि जीएडी ने सचिवालय सील करने के आदेश जारी किए। इसमें कहा गया है कि बिना परमिशन के कोई भी फाइल या दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्डवेयर सचिवालय के परिसर से बाहर नहीं जाना चाहिए।
दरअसल दिल्ली की आप सरकार पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, खास तौर पर सीएम आवास और कथित शराब घोटाले को लेकर। दरअसल दिल्ली में आपकी हार का जो मुख्य कारण रहा वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की छवि से अचानक खास आदमी बनने की रही। राजनीति में आने से पहले कहा था कि वो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। गाड़ी, बंगला और सुरक्षा लेने की बात से भी उन्होंने इनकार किया था, पर सत्ता मिलने के बाद उन्होंने न केवल लग्जरी गाड़ियां ली बल्कि केंद्र से Z+ सुरक्षा मिलने के बावजूद पंजाब सरकार की टॉप सिक्योरिटी भी उन्होंने ली। इसके साथ सीएम आवास के नाम पर उन्होंने जो घर बनवाया, मीडिया ने उसे शीश महल का नाम दिया। सीएजी रिपोर्ट में भी सीएम आवास पर हुए खर्च पर सवाल उठाया गया। इसके अलावा कथित शराब नीति ने पार्टी की टॉप लीडरशिप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा, अभी जमानत पर है। इसके अलावा चुनाव से पहले केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक गारंटी का ऐलान कर रहे थे, लेकिन जनता को इसलिए भरोसा नहीं हो रहा था कि जब सत्ता में रहते आप इन योजनाओं को लागू नहीं कर रही है तो बाद में लागू करेगी, इसकी कोई गारंटी थी। इसके साथ ही दिल्ली में दूषित पेयजल भी आपकी हार का बड़ा कारण बना, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो कांग्रेस और आपका अलग अलग चुनाव लड़ना ही माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की तरह ही यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बीजेपी को ही जीत मिली है। ये सीट अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। वहीं उपचुनाव के नतीजों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इस जीत को बीजेपी की घपलेबाजी करार दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली ही। करीब 61,000 वोटों के अंदर से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को हराया, जहां बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को 1,45,893 वोट मिले, तो वहीं सपा प्रत्याशी को 84,254 वोट मिले। बता दें कि 8 साल बाद मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की वापसी हुई है। ये सीट 2024 के लोकसभा चुनाव अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के चलते खाली हुई है। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसीलिए वह चुनावी तंत्र का दुरुपयोग कर जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले ही किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। ये झूठी जीत है, जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंख डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। अखिलेश ने आगे कहा कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी और न कानून। भाजपा उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों और परिवार समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों के साथ ही आए दिल्ली चुनाव के नतीजों का असर बिहार तक दिखाई दे रहा है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी का मनोबल बढ़ गया है, लेकिन जेडीयू ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अटकलों का बाजार गरमा दिया है। अब तक सभी राजनीतिक दल दिल्ली चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंक रहे थे, लेकिन अब सबका ध्यान बिहार पर शिफ्ट होने वाला है। दिल्ली चुनाव के नतीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में वही खेल खेल सकती है जो उसने महाराष्ट्र में खेला है। वैसे तो इस बात की चर्चा पहले से ही हो रही है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की जीत ने अब इन संभावनाओं पर मुहर लगा दी, जिसके बाद बिहार एनडीए में भी हलचल तेज नजर आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश का अध्याय न कभी खत्म हुआ था न होगा। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार का अध्याय आज भी चल रहा है। जनता में भरोसे का ही नतीजा है कि 2 दशक सत्ता में बने रहने के बावजूद नीतीश आज भी अपराजेय है। यानी संजय झा ने बीजेपी को आईना दिखा दिया। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही बिहार एनडीए में खटपट की खबरें आनी शुरू हो गई थी। नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की चर्चा जोर शोर से चल रही थी। जिस तरह से नीतीश ने दिल्ली आकर भी हाईकमान से मुलाकात नहीं की, गृह मंत्री अमित शाह से दूरी साधी, उसके बाद दावा किया जा रहा था कि आगामी चुनाव में सीएम पद की मांग को लेकर नीतीश बीजेपी से नाराज है।
उन्हें डर इस बात का है कि अगर बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र की तरह नतीजे लेकर आए तो नीतीश के हाथ से सीएम पद भी फिसल सकता है। और अब दिल्ली चुनाव के नतीजों ने नीतीश की इस चिंता को और बढ़ा दिया है। ऐसे में अब जेडीयू भी बीजेपी को आंखें दिखा रही है। संजय झा नीतीश कुमार की मजबूती की बात कर रहे हैं। बिहार एनडीए में खींचतान बढ़ती दिखाई दे रही है तो महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना और उद्धव गुट की पार्टी के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन टाइगर को लेकर उद्धव ठाकरे बेहद भड़के हुए हैं और अब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी चुनौती दे दी है। तो क्या चुनौती दी उद्धव ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चल रही दल बदल की चर्चा के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिंदे की शिवसेना को चुनौती दे दी है। शिवसेना यूबीटी के कुछ सदस्यों के शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की खबरों पर उद्धव ठाकरे का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम शिवसेना और बीजेपी को दिखाएंगे कि असली शिवसेना कौन सी है। अगर आप हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपका सिर फोड़ देंगे। उद्धव ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे और बीजेपी मर्द की औलाद है तो ईडी, सीबीआई, आयकर और पुलिस को एक तरफ रख दें और हमारे साथ आकर लड़ें। कहा गया कि शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि सरकारी तंत्र को दूर रखो और एक भी शिव सैनिक तोड़कर दिखाओ। महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने फरेब से जीता है। फर्जी वोटर बनाए गए, लाखों की संख्या में नए वोटर तैयार किए गए। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीएमसी को लूटा जा रहा है। आज आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र को मारने का काम किया जा रहा है। बीएमसी को मारने का काम किया जा रहा है। बीएमसी को लूटने का काम किया जा रहा है। बीएमसी को विसर्जित करने का काम किया जा रहा है। कहते हैं बैंक में पैसा रखकर विकास नहीं होता, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर की जेब में पैसा डालकर विकास होता है? मैं तुम्हें बीएमसी देने वाला नहीं हूँ। ऐसे में महायुति की टेंशन बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र में महायुति टेंशन में दिखाई दे रही है तो एनडीए में भी खलबली मची हुई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने बड़ा दावा किया है जिसने बीजेपी में हलचल तेज कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नायडू एनडीए का उपाध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी ने इनकार कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भले ही बीजेपी ने कई दलों से गठबंधन कर केंद्र में सरकार बना ली है, लेकिन पार्टी के अंदर अलग ही पदों को लेकर खींचतान बनी रहती है। दरअसल राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद चंद्रबाबू नायडू एनडीए के उपाध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह जानते हैं कि प्रशासन कैसे चलाना है। राज्यसभा में पूर्व सीएम ने कहा कि यूपीए सरकार में सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं था, बल्कि एक अध्यक्ष भी था। सत्ता का केंद्र अध्यक्ष के पास था। मोदी ने किसी को भी सरकार को संभालने या उसमें दखल देने की इजाजत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है कि उनसे गरीब, मध्यम वर्ग, युवाओं और महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस प्राथमिकता को प्राप्त करने, इसे लागू करने और उपेक्षित वर्ग की संभावनाओं को पूरा करने के लिए स्थिर सरकार का होना जरूरी है, जो 5 साल तक चल सके। उन्होंने कहा कि अब हमारे जैसा क्षेत्रीय दलों के समर्थन से 305 सदस्यों के साथ ये सरकार 5 साल तक चलेगी। प्रधानमंत्री से कोई किसी तरह का फायदा नहीं उठा सकता। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐसी किसी भी चर्चा से इनकार कर दिया। अब भले ही पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने पीएम की तारीफ की हो, लेकिन उन्होंने इशारों में साफ कर दिया है कि भले ही आप केंद्र में सरकार बनाने में सहयोगी दल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी हर मांगों को मानेंगे। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में पूर्व पीएम के इन दावों पर नायडू क्या बयान देते हैं। नायडू ने उपाध्यक्ष पद पर दावा कर दिया है तो ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कनाडा, मैक्सिको और चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ा और जब इन देशों ने पलटवार किया तो ट्रंप ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। वैसे ट्रंप अब कुछ और देशों के खिलाफ नए टैरिफ लगाने के संकेत दे रहे हैं। तो क्या टैरिफ वॉर में फंस गए हैं ट्रंप? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने देश दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन अब खुद डोनाल्ड ट्रंप ही अपने फैसलों को लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने चीन, मैक्सिको, कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया, लेकिन अब वो अपने फैसले से पीछे हट गए हैं। मैक्सिको, कनाडा को तो पहले ही ट्रंप ने 1 महीने के लिए 25% टैरिफ से राहत दे दी थी और अब चीन को लेकर भी उन्होंने पलटी मार ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर 10% टैरिफ लगाने के अपने फैसले को रोक दिया है। इस बीच कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कुछ ऐसा बोल गए हैं जो उन्हें नहीं कहना था। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने के ट्रंप के प्रस्ताव में सच्चाई है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो का ये बयान बिजनेस और लेबर नेताओं के साथ एक बंद कमरे में एक बैठक करने के दौरान सामने आया है।
इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि कनाडा से खरीदी वस्तुओं पर शुल्क लगाने की ट्रंप की धमकी का बेहतर तरीके से कैसे जवाब दिया जाए। ट्रूडो की टिप्पणी को सबसे पहले कनाडाई अखबार टोरंटो स्टार ने प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने गलती से लाउडस्पीकर में ये टिप्पणी कर दी। कनाडाई अखबार ने ट्रूडो के हवाले से कहा कि अमेरिका हमारे पास उपलब्ध संसाधनों से बहुत हद तक परिचित है और उनसे लाभ उठाना चाहता है, लेकिन ट्रंप के मन में ये बात है कि ऐसा करने का सबसे आसान तरीका हमारे देश को अपने में मिला लेना है, और ये एक सच बात है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कई बार ये कह चुके हैं कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दिया जाना चाहिए। हालांकि कनाडा ने इस बात पर सार्वजनिक रूप से तो सख्त आपत्ति जताई है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ट्रंप के बयान से डरा हुआ है। ट्रूडो की इस टिप्पणी में ये साफ जाहिर भी हो गया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आखिर दिल्ली भी अब सस्ती बिजली, फ्री इलाज और विश्व स्तरीय शिक्षा को छोड़कर मोदी जी के विकास वाले रास्ते पर निकल चुकी है। पिछले 10 सालों से वो कुछ अलग सी दिखाई पड़ रही थी, अब वो भी हमारे यूपी, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की तरह से ही दिखाई पड़ेगी। उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।